राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है शिकायत। सुन मानसी, मुझे मार्केट में कुछ काम है, इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, तो किसी और से लिफ्ट ले लेना, कहकर दिव्या ने लैपटॉप बंद करके अपने बैग में रखा और कंधे पर डालकर ऑफिस से बाहर निकल गई। उसने अपनी स्कूटी मॉल के पार्किंग में रखी और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद कर घर चली गई। वह लिफ्ट से निकल ही रही थी कि उसने 4-5 महिलाओं को अपने घर में से निकलते देखा। वह समझ गई कि उसकी सास ने इनसे कुछ शिकायत की होगी। बस घर में घुसते ही उसने अपना बैग सोफे पर पटका और अपनी सास पर बरस पड़ी। वाह मम्मी जी, कॉलोनी की महिलाओं के सामने अपना दुखड़ा सुनाकर मेरी शिकायत करना और उनसे सहानुभूति बटोरने का अच्छा तरीका निकाला है आपने। नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो लोग तो बस। अर्चना जी अपनी बहू से बोली। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। अच्छा है अब आप जा रही हैं, वरना तो ये सिलसिला चलता ही रहता। पैर पटकती हुई दिव्या अपने कमरे में चली गई। अर्चना जी का विवाह सहारनपुर के श्रीनाथ जी के साथ हुआ था, जो एक सरकारी मुलाजिम थे। उन्होंने बीएड किया हुआ था, अतः सहारनपुर के एक प्राइवेट स्कूल में वो बच्चों को इतिहास विषय पढ़ाने लगी। उनके सास ससुर गांव में रहते, जो बेटे बहू के पास आते जाते रहते थे। विवाह के 3 साल बाद जब बेटी निशा का जन्म हुआ, तब उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और बेटी को संभालने लगी। 2 साल बाद निशांत का जन्म हुआ, फिर तो वो पूरी तरह से अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। निशा ने जब 10वीं की परीक्षा दे दी, तब तक निशांत भी समझदार हो गया था। तब फिर से उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और इस तरह से प्रतिदिन घर के चारों प्राणी सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते थे और रात को डिनर पर ही मिलते थे। छुट्टी के दिन चारों एक साथ बिताते थे। निशा की आवाज़ बहुत सुंदर थी और उसके बात करने का अंदाज भी निराला था। उसने दिल्ली के एक संस्थान से डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जॉकिंग का कोर्स किया और रेडियो के एक चैनल पर काम करने लगी। निशांत बेंगलोर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में नौकरी करने लगा। अब अर्चना जी निशा के लिए सुयोग्य वर तलाश करने लगी। 4 दिन की छुट्टी लेकर निशा जब घर आई तो उन्होंने विवाह की बात छेड़ दी। तब वह बोली, मम्मी, प्रकाश मेरे ही चैनल में प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। उनके पेरेंट्स गुड़गांव में रहते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कहते हुए उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। बेटी की इच्छा जानकर श्रीनाथ जी बोले, तो फिर समस्या क्या है बेटी? क्या प्रकाश के माता पिता सहमत नहीं है? नहीं पापा, उनका तो आशीर्वाद है, लेकिन मम्मी, प्रकाश हमारे कास्ट का नहीं है। तब श्रीकांत जी हा हा करके हंसने लगे। बोले, बेटी, तुम्हारी मम्मी अपने विद्यार्थियों को एकता और धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाती है और स्वयं इसका पालन भी करती है। अब बोलो, प्रकाश से हमें कब मिला रही हो? पिता की बात सुनकर निशा ने तुरंत प्रकाश को फोन किया और अगले ही दिन अपने माता पिता को लेकर दिल्ली आ गई। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और एक शुभ मुहूर्त में निशा का विवाह प्रकाश के साथ हो गया। 2 साल बाद अर्चना जी ने बेटे निशांत का विवाह उसकी पसंद की लड़की दिव्या से करा दिया, जो उसके साथ ही काम करती थी। दिव्या देखने में जितनी सुंदर थी, उतनी ही अच्छी तरह से वह रिश्ते निभाना भी जानती थी। काम की व्यवस्था के कारण उसका ससुराल आना जाना तो कम ही होता था, लेकिन जब उसके सास ससुर आते थे, तब उनकी सेवा खातिरदारी में वह कोई कमी नहीं रखती थी। विवाह के 1.5 वर्ष बाद जब वह प्रेग्नेंट हुई, तो तब डॉक्टर ने उसे शुरू के 2-3 महीने फुल रेस्ट करने को कहा था। तब अर्चना जी ने स्कूल छोड़ दिया और बहू के पास आकर उसकी देखभाल करने लगी। 9वें महीने से डिलीवरी तक वो बहू के पास ही थी। घर में आया होने के बावजूद भी पोती को नहलाने धुलाने और मालिश करने का काम वह स्वयं करती थी। दिव्या तो कमजोर थी, उसकी नींद में खलल न हो, इसीलिए रात में बच्ची के गीले नैपकिन
खुद ही बदल देती थी। दिव्या को समय पर फल दूध वो अपने हाथ से ही देती थी। कभी कभी तो दिव्या पति से कहती थी, निशांत, मम्मी जी ने मेरी इतनी देखभाल की है, उनका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। जवाब में निशांत मुस्कुरा देता था। 5 महीने बाद जब अर्चना जी वापस जाने लगी, तब दिव्या अपनी सास के गले लगकर ऐसे रोई जैसे कोई बेटी अपनी माँ से बिछड़ रही हो। सहारनपुर आने के बाद भी उनका मन पोती के पास ही लगा रहता था। श्रीकांत जी सेवानिवृत्त होकर पत्नी संग अपने पैतृक आवास में आकर आराम की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन वह सुबह की सैर करके घर लौटे ही थे कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वो कर्रा उठे। अर्चना जी तो घबरा गई। तुरंत बेटे बेटी को खबर किया। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा था, अभी ठीक है लेकिन परहेज आवश्यक है। तब निशांत बोला कि हमारे साथ चल कर रहिए। निशा ने भी कहा कि पापा, निशांत की बात मान लीजिए, वहाँ डॉक्टर की भी सुविधा है। परंतु श्रीकांत जी नहीं माने, कहने लगे कि मुझे यहाँ सुकून है। तब निशांत बोला, ठीक है पापा, लेकिन आप दवाएं समय पर लेते रहिएगा और मम्मी, कोई भी परेशानी हो तो आप तुरंत हमें फ़ोन कीजिएगा। कहकर वह चला गया। दिव्या समय समय पर फ़ोन करके अपने ससुर की तबीयत के बारे में पूछती रहती थी। 3-4 महीने के बाद श्रीकांत जी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। पत्नी से बोले, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, तुम रिश्तों को बिखरने नहीं देना। परिवार, उनकी बात अधूरी रह गई। पति का साथ छूट गया। अर्चना जी अकेली हो गई। जीवन उन्हें बोझ सा लगने लगा था। तब दिव्या फ़ोन करके बोली, मम्मी जी, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। कल निशांत जा रहे हैं आपको लेने और आपको उनके साथ आना है। अर्चना जी लेकिन परंतु कहती रह गई, लेकिन दिव्या ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही दिन बेटा आ गया और वो घर बंद करके बेटे के साथ चली आई। बहू ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। साफ सफाई के लिए एक बाई थी और खाना बनाने के लिए कुक। फिर भी वो किचन में अवश्य जाती थी। पोती पीहू भी प्ले स्कूल जाने लगी थी। उसे ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले ली। शनिवार रविवार मंदिर में कीर्तन होता था, वहाँ भी वो चली जाती थी और इस तरह से उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया था। देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन दिव्या अपनी सहकर्मी मानसी के साथ लंच कर रही थी। बात करते करते वह अपनी सास की प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। तब मानसी बोली, कहीं तुम्हारी सास अच्छा बनने की नाटक तो नहीं कर रही है? अरे नहीं नहीं, हंसते हुए दिव्या बोली। उस दिन से जब समय मिलता मानसी दिव्या के कान में अर्चना जी के खिलाफ जहर घोलने लगती है। दिव्या उसे इग्नोर करती है, लेकिन कब तक? जब झूठ बार बार दोहराए जाए तो वह सच बन जाती है। दिव्या के मन में भी ये बात बैठ गई कि मानसी सच ही कह रही है। मेरी सास के इरादे ठीक नहीं है, वो मेरा घर तोड़ने आई है, वगैरह वगैरह। अब दिव्या बात बात पर अपनी सास पर झल्लाने लगती। वे वजह उनकी गलतियां निकालती। पीहू को भी उनके पास जाने नहीं देती। अर्चना जी कुछ कहना भी चाहती तो वो नहीं सुनती। पत्नी के बदलते व्यवहार से निशांत चकित था। सोचा ऑफिस की टेंशन से शायद एक दिन अर्चना जी सुना कि दिव्या फोन पर किसी से कह रही थी, ये यहाँ से जाए तो मेरी बला टले। ये बात उनके लिए असहनीय था। उन्होंने बेटे से कहा, निशांत बहुत दिन हो गए हैं, कुछ दिनों के लिए गांव हो आती हूँ। निशांत अपनी माँ की मन स्थिति को समझ रहा था। उसने ठीक है कह दिया। मंदिर गई तो उन्होंने अपनी कीर्तन वाली सखियों को भी कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने पैतृक घर जा रही हूँ। वही लोग उनसे मिलने आई थी, जिन्हें देखकर दिव्या ने भड़क गई थी। बहुत बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंसू रोके और अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन पीहू को प्ले स्कूल छोड़कर दिव्या ऑफिस जा रही थी कि रास्ते में उसे पड़ोस की मिसेस अग्रवाल मिल गई। उसे बधाई देते हुए बोली, दिव्या
यू आर वेरी लकी। तुम्हें बहुत अच्छी सास मिली है। क्या मतलब? दिव्या ने आश्चर्य से पूछा। मिसेस अग्रवाल कहने लगी, कल तुम्हारी सास से मिलने कुछ लेडीज गई थी, उनमें मेरी सास भी थी। उन्होंने ही आकर बताया कि अर्चना जी यानी तुम्हारी सास कह रही थी कि मेरी बहू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। मेरे बेटे से ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखती है। प्यार दीजिएगा तो बहू बेटी में कोई फर्क नहीं है। उनकी बातें सुनकर सब तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही थी। चलती हूँ, कहकर मिसेस अग्रवाल चली गई और दिव्या सोचने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया। किस तरह वह ऑफिस गई, लेकिन काम में उसका दिल नहीं लगा। सास के साथ किए गए दुर्व्यवहारों पर उसे आत्मग्लानि हो रही थी। वो कैसे भूल गई कि पीहू के समय उन्होंने कितनी सेवा की थी। थक जाती थी लेकिन कभी उफ नहीं किया। माँ से बढ़कर उन्होंने उसे प्यार दिया और उसने किसी की बातों में आकर क्षण भर में उनकी ममता और स्नेह को भुला दिया। वो तो अपने नकारात्मक व्यवहार से पति पत्नी, सास बहू और दादी पोती के रिश्तों को तोड़ रही थी, लेकिन आज उसकी सास ने उसके टूटे रिश्तों को बचा लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बॉस को अर्जेंट वर्क का मैसेज देकर वह लैपटॉप बैग में रखने लगी। तब इठलाती हुई मानसी आ गई। जानती हो दिव्या, तब तक वह बाहर निकल चुकी थी। घर आकर सीधे वह सास के कमरे में गई और रोती हुई बोली, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? मैं कितना कुछ आपको बोलती रही, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? निशा दी को समझा सकती है तो मुझे क्यों नहीं समझाया? मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। किसी के बहकावे में आकर वह सास के पैरों पर गिर पड़ी। अर्चना जी ने दिव्या के आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटी, रिश्ते तो हम बना लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सूझबूझ, विश्वास और धैर्य से संभालना भी पड़ता है। उन्होंने दिव्या को पानी पिलाया और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारा दिल साफ है, कभी कभी मन भटक जाता है। जानती हो, मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन ननन का स्वभाव जरा तीखा था। मुझ पर ताना कसे बिना उसको खाना नहीं पचता था, लेकिन मैंने कभी भी ना तो तुम्हारे पापा से और ना ही माताजी से उनकी शिकायत की। मैं नहीं चाहती थी कि भाई बहन और माँ बेटी के रिश्तों में दरार पड़ जाए। वो बोलती रही और दिव्या उनकी गोद में अपना सिर रखकर सोचने लगी। मम्मी जी ने पहले भी चुप रहकर रिश्तों को टूटने नहीं दिया था और आज भी मेरे परिवार के टूटते रिश्तों को संभाल लिया है। तभी उनके फ़ोन पर मैसेज आया कि पीहू को आकर ले जाइए। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मैं पीहू को लेकर आती हूँ मम्मी, फिर चाय बनाती हूँ, कहकर दिव्या स्कूटी की चाबी लेकर निकल गई। डिनर करते समय निशांत बोला, मम्मी सामान पैक हो गया है, कल आपको। मम्मी कहीं नहीं जा रही है निशांत, दिव्या तपाक से बोली। हाँ पापा, और अब मैं दादी के पास ही सोऊंगी, है ना दादी, कहकर पीहू दादी की गोद में चढ़ गई। निशांत ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। उसके लिए यही बहुत था कि टूटते रिश्ते फिर से जुड़ गए थे। अगले दिन दिव्या अपनी सास के हाथ से लंच बॉक्स लेती हुई बोली, मम्मी पीहू को छोड़ते हुए निकल जाऊंगी और आप उसे लेती आइएगा। किसी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। लंच टाइम में जैसे ही मानसी दिव्या के पास आने लगी तो दिव्या ने अपना रास्ता बदल लिया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।